गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 9 जन सुविधाएं पढ़ेंगे। जन सुविधाएं होती क्या है बच्चों? ऐसी मूलभूत आवश्यकताएं, ऐसी बेसिक नीड्स जिनकी आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति को होती है, जैसे बिजली, पानी, शिक्षा आदि। अम्मू और कुमार जो चेन्नई में रहते हैं वो बस में सफर कर रहे हैं और बस में सफर करते करते अलग अलग इलाकों से गुजरते हुए वे जल सुविधाओं को देखते जा रहे हैं। यहाँ पर वो किसकी चर्चा कर रहे हैं? अन्ना नगर के राम गोपाल की चर्चा कर रहे हैं, सैदापेट में पद्मा की चर्चा कर रहे हैं और मडीपाकम में शिवा की चर्चा कर रहे हैं और मैलापुर से सुब्रमण्यन की चर्चा कर रहे हैं। किस विषय में चर्चा कर रहे हैं? पानी से संबंधित सुविधाओं के बारे में। चेन्नई के लोग और पानी। अब चेन्नई में श्री राम गोपाल एक बड़े सरकारी अफसर हैं, उनको पानी की कोई कमी नहीं है, उनको 24 घंटे पानी मिलता है और जब कभी भी उनको पानी की कभी कमी होती है तो वो एक बड़े अफसर से बात करते हैं और फौरन उनके लिए पानी के टैंकर का इंतजाम हो जाता है। लेकिन जो मैलापुर में सुब्रमण्यन रहते हैं उनके अपार्टमेंट में पानी की कमी है। यहाँ नगर पालिका 2 दिन में एक बार पानी उपलब्ध कराती है और बाकी जो जरूरत होती है उसे वे निजी बोरवेल से पूरा करते हैं। लेकिन बोरवेल का पानी खारा है और उसे वे सिर्फ शौचालय और साफ सफाई के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दूसरे कामों के लिए टैंकरों का पानी खरीदना पड़ता है। अगर मीठे पानी की जरूरत होती है तो उन्हें टैंकरों से पानी खरीदना पड़ता है और इस पानी को खरीदने के लिए सुब्रमण्यन हर महीने लगभग 500 से 600 रुपए खर्च करते हैं। और पानी इस इलाके में जहां सुब्रमण्यन रहते हैं मैलापुर में, वहां पीने के पानी को साफ करने के लिए लोगों ने घरों में ही जल शोधन उपकरण लगवाए हुए हैं। मणिपाकम जिसमें शिवा रहते हैं, वहां पर 4 दिन में एक बार पानी मिलता है और पानी की कमी के कारण वह अपने परिवार को चेन्नई नहीं ला पा रहा है। पीने के लिए शिवा बाजार से पानी की बोतलें खरीदता है। अब पद्मा के बारे में पढ़ते हैं। पद्मा घरेलू नौकरानी है, वह सैदापेट में काम करती है और पास ही एक झुग्गी बस्ती में रहती है। उसकी झुग्गी का किराया 650 रुपए महीना है और उसकी झुग्गी में ना तो शौचालय है और ना ही पानी का अन्य स्रोत है। इस तरह की 30 झुग्गियों के लिए एक कोने में एक ही नल है जिस पर हर रोज 20 मिनट के लिए पानी आता है। इस दौरान एक परिवार को ज्यादा से ज्यादा 3 बाल्टियां पानी मिलता है। इस पानी को लोग नहाने, धोने और पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं और गर्मियों में तो यह पानी इतना कम हो जाता है कि कई परिवारों को पानी मिल ही नहीं पाता। तब उन्हें टैंकरों का घंटों इंतजार करना पड़ता है। अब हमने इन 4 स्थितियों को देखा तो चेन्नई में पानी की स्थिति कैसी है बच्चों? तो चेन्नई में बच्चों पानी की स्थिति अच्छी नहीं है और अनागार में पानी नियमित रूप से आता है, जबकि मैलापुर, मडीपाकम और सैदापेट में पानी की कमी है। अब दूसरा है, उपरोक्त वर्णन में से घरेलू इस्तेमाल के विभिन्न जल स्रोत कौन से हैं? घरेलू इस्तेमाल के जल स्रोत हैं नगरपालिका का जल, पानी के टैंकर, पानी की बोतलें, बोरवेल का पानी। आपकी राय में सुब्रमण्यन और पद्मा के अनुभवों में क्या समानता है और क्या असमानता है? अब समानता क्या है बच्चों? दोनों ही पानी की कमी का सामना कर रहे हैं और दोनों की पानी की आवश्यकता की पूर्ति कहां से होती है? बोरवेल से होती है। अब इनमें भिन्नता क्या है? असमानता क्या है? असमानता है सुब्रमण्यन के अपार्टमेंट में नगर पालिका 2 दिन में एक बार पानी उपलब्ध कराती है, जबकि पद्मा की बस्ती के नल में पानी प्रतिदिन आता है लेकिन सिर्फ 20 मिनट के लिए ही आता है, जो बहुत कम है। दूसरी असमानता क्या है? सुब्रमण्यन के अपार्टमेंट में बोरवेल का पानी खारा होता है लेकिन वह इसका उपयोग सिर्फ शौचालय या फिर साफ सफाई में ही करता है, जबकि पद्मा हर काम में इसी खारे पानी का उपयोग करती है, इसी खारे पानी का यूज करती है, चाहे वो नहाना हो चाहे वो खाना बनाना हो।
फोर्थ, अपने इलाके में जलापूर्ति की स्थिति का वर्णन करते हुए एक अनुच्छेद लिखें। तो ये आप खुद करेंगे क्योंकि आपके इलाके का आपको ही पता है। फिफ्थ, देश के ज्यादातर स्थानों पर गर्मियों में पानी बूंद बूंद क्यों आने लगता है, पता लगाइए। तो बच्चों क्यों आने लगता है? क्योंकि गर्मियों में नदियां सूख जाती हैं, और अगर बिल्कुल नहीं सूखती हैं, पानी अगर उनमें होता है तो वह पानी बहुत कम होता है। गर्मी में पानी की खपत ज्यादा होती है, तो पानी की खपत ज्यादा होने के कारण जो पानी की सप्लाई आती है नगर पालिका के माध्यम से, वह भी कम हो जाती है क्योंकि आपूर्ति कम होती है और खपत ज्यादा होती है। तीसरा, बोरवेल के पानी का भी उपयोग बढ़ जाता है, जिससे भूमिगत पानी का स्तर भी गिर जाता है। तो इस कारण अगर नगर पालिका बोरवेल के पानी की सप्लाई करती है तो वह भी कम होता है। अभी आपसे पूछ रहा है, क्या आप बता सकते हैं कि अलग अलग लोगों को अलग अलग मात्रा में पानी क्यों मिलता है? कोई 2 कारण बताने हैं। तो अलग अलग मात्रा में अलग अलग पानी क्यों मिलता है बच्चों? क्योंकि हर क्षेत्र की स्थिति, आर्थिक स्थिति, हर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अलग अलग है, और जो आर्थिक रूप से सक्षम लोग हैं वो अपना बाजार से पानी खरीद लेते हैं, जबकि गरीब लोग सिर्फ सप्लाई के पानी पर ही निर्भर रहते हैं, नगर पालिका के पानी पर ही ज्यादातर निर्भर रहते हैं। दूसरा, अलग अलग मात्रा में पानी क्यों मिलता है? क्योंकि राज्य सरकार ने जो पानी का वितरण किया हुआ है उसमें अभी काफी कमियां हैं। जीवन के अधिकार के रूप में पानी, जीवन और स्वास्थ्य के लिए पानी जरूरी है। अगर हम स्वच्छ पानी नहीं पिएंगे तो क्या होगा? बहुत सारी बीमारियां हमें लग सकती हैं, और पानी से संबंधित बीमारियां कौन सी होती है? दस्त, पेचिश, हैजा आदि बीमारियां, ये इनके मामले ज्यादा बढ़ जाएंगे अगर हम खराब पानी पिएंगे। भारत में हर रोज 1600 से ज्यादा भारतीय पानी से संबंधित बीमारियों के कारण ही मरते हैं। अगर लोगों को स्वच्छ पानी मिले तो हम इन मौतों को रोक सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। इसका मतलब है चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि उसे सस्ती कीमत पर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिले। मतलब पानी तक सभी की पहुंच होनी चाहिए, सभी को पानी मिलना चाहिए। अब कई बार लोगों ने पानी के मुद्दे को उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में भी उठाया है। तब उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि जो पेयजल का अधिकार है वह मौलिक अधिकारों में से एक है। 2007 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने पानी में गंदगी के सवाल पर महबूबनगर जिले के किसान द्वारा लिखे गए पत्र के आधार पर चली सुनवाई में इस बात को फिर दोहराया है। पत्र भेजने वाले किसान की शिकायत थी कि एक कपड़ा बुनने वाली कंपनी गांव के पास स्थित जलधारा में विषैले रसायन छोड़ रही है, जिससे भूमिगत पानी दूषित हो गया है, जो कि सिंचाई और पीने के पानी का स्रोत है। इस मुकदमे के आधार पर न्यायाधीशों ने महबूबनगर के जिला कलेक्टर को आदेश दिया कि वह गांव के प्रत्येक व्यक्ति को हर रोज 25 लीटर पानी उपलब्ध कराए। अब संयुक्त राष्ट्र ने भी 2002 में कहा था कि जल अधिकार का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत और घरेलू इस्तेमाल के लिए पर्याप्त, सुरक्षित, स्वीकार्य, भौतिक रूप से पहुंच के भीतर और सस्ती दर पर पानी मिलना चाहिए। अब पानी बच्चों क्या है? जन सुविधाओं में से ही एक सुविधा है। किसी जन सुविधा की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है बच्चों? अगर एक बार किसी जन सुविधा का निर्माण हो जाता है तो उसका बहुत सारे लोग काफी समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक गांव में अगर स्कूल बना दिया गया तो उससे क्या है, बहुत सारे बच्चों को शिक्षा मिलती है। इसी तरह अगर किसी इलाके में बिजली की आपूर्ति एक बार कर दी गई है तो उससे काफी समय तक बहुत सारे लोगों को बिजली की आपूर्ति हो सकती है।
जिससे क्या होगा फायदा, किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए पंप सेट चला सकते हैं और लोग बिजली से चलने वाली छोटी मोटी वर्कशॉप खोल सकते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ने लिखने में आसानी हो जाती है और किसी न किसी तरीके से गांव के अधिकांश लोगों को फायदा होता है। कि इन जन सुविधाओं में सरकार की क्या भूमिका होती है। अब ये जो जन सुविधाएं होती हैं बच्चों, ये बड़े पैमाने पे की जाती हैं। जैसे जल की जो आपूर्ति है या बिजली की जो आपूर्ति है, उन पे बहुत ज्यादा खर्च होता है और यह खर्च उठाना किसी एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। तो ये बड़े लेवल की, बड़े स्तर के खर्चे की आपूर्तियां होती हैं, इन पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। तो ऐसे खर्चे, ऐसी आपूर्तियां सिर्फ सरकार के ही बस की बात होती है। अब सरकार क्यों करे इनकी आपूर्ति? क्योंकि संविधान के अनुसार सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वह आम लोगों तक जन सुविधाओं को पहुंचाए। जो संविधान का अनुच्छेद 21 है, उसके अंतर्गत जीवन के अधिकार में जो जन सुविधाएं हैं वो शामिल हैं। क्योंकि अगर निजी कंपनियां इन सुविधाओं को मुहैया करवाती है, उपलब्ध करवाती है, तो वह अपने हित को पहले देखेगी और बाद में आम लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखेगी। अब अगर सरकार इन सुविधाओं को लोगों को उपलब्ध करवाती है तो वह सस्ती दर पर उपलब्ध करवाती है, जबकि निजी कंपनियां इनको महंगी दरों पर अपना फायदा रखते हुए उपलब्ध करवाती है। जिसका नतीजा क्या होगा? तो जो अमीर लोग होंगे वही सही तरीके से इन सुविधाओं का फायदा उठा पाएंगे और आम जन इन सुविधाओं से वंचित रह जाएंगे। तो सम्मानजनक जीवन हर कोई जिए, हर व्यक्ति सम्मानजनक जीवन जिए, इसके लिए सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वह हर नागरिक तक इन जन सुविधाओं की आपूर्ति करे, इन जन सुविधाओं की उपलब्धता करे। अब प्रश्न उठता है, सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहां से मिलता है? कभी ना कभी आपने जरूर सुना होगा कि सरकार ने संसद में बजट पेश किया है। बजट के जरिए सरकार अपने नफे नुकसान का ब्यौरा पेश करती है। इसमें सरकार के पिछले साल के खर्चों का खाता पेश करती है और अगले साल के खर्चों की योजना सामने रखती है। बजट में सरकार इस बात का भी ऐलान करती है कि अगले साल की योजनाओं के लिए पैसे की व्यवस्था कहां से की जाएगी। तो यह व्यवस्था कहां से की जाती है बच्चों? जनता से मिलने वाला कर कहां से मिलता है? जो आमदनी होती है, लोगों की आय जो होती है, उस पर कर लगाकर, जिसे क्या बोला जाता है? आय कर। या फिर लोगों की जो संपत्ति होती है, उस संपत्ति पर कर लगाकर, जिसको नाम दिया जाता है संपत्ति कर। तो ये भी क्या है? कौन लेता है? सरकार लेती है। फिर जैसे पानी की आपूर्ति करती है बच्चों सरकार, तो उस पानी की आपूर्ति पर क्या लगा देती है? कर लगा देती है सरकार। तो जल कर के रूप में या पानी कर के रूप में सरकार को ये पैसा मिलता है, जो किस पर खर्च करती है? जन सुविधाओं पर। इसी तरह जो विद्युत की आपूर्ति करवाती है सरकार, उस विद्युत की आपूर्ति पर भी कर लगा देती है। विद्युत कर मिलता है सरकार को। या फिर सामान की बिक्री जो होती है, सामानों की बिक्री पर जो कर लगाया जाता है, बिक्री कर, वो भी क्या है? सरकार की आय का एक साधन है। अब क्या ये जो बिजली पर कर, पानी पर कर या बिक्री पर जो कर होता है, यह बहुत ज्यादा होता है बच्चों? नहीं, ये कर बहुत कम होते हैं और ये जो उन लोगों को सुविधाएं दी जाती हैं, उनकी एवरेज में बहुत ही कम कर लिए जाते हैं। तो किसी एक व्यक्ति पर ज्यादा बोझ इनका नहीं पड़ता है और सरकार की ये आमदनी का एक मुख्य स्रोत होते हैं। अब जैसे स्वास्थ्य सुविधाओं में कैसे अहम भूमिका निभाती है सरकार, जैसे पोलियो जैसी बीमारी के उन्मूलन के लिए पोलियो की खुराक आदि की उपलब्धता करवाकर। इसी तरह कोरोना जैसी महामारी के लिए अब सरकार प्रयासरत है कि उसके लिए टीकाकरण किया जाए और कोरोना जैसी बीमारी को दूर किया जा सके। अब प्रश्न उठता है, जन सुविधाएं क्या होती हैं? जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार पर क्यों होनी चाहिए? जन सुविधाएं बच्चों ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है, जैसे पानी, बिजली, स्वच्छता, परिवहन, बैंकिंग, विद्यालय, कॉलेज
आदि। अब इनकी जिम्मेदारी सरकार पर ही क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अगर निजी संस्थाएं इन चीजों को उपलब्ध करवाएगी तो वो अपने मुनाफे को ध्यान में रखेगी, और सरकार अगर इनको उपलब्ध करवाती है तो आम जन के हित को ध्यान में रखते हुए ही इन सुविधाओं की आपूर्ति करवाती है। तो इसलिए जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार पर ही होनी चाहिए, क्योंकि संविधान में जो जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया है उसके अंतर्गत जन सुविधाएं उपलब्ध करवाना सरकार की ही जिम्मेदारी है। सेकंड, सरकार कुछ जन सुविधाओं के लिए निजी कंपनियों का भी सहारा ले सकती है। उदाहरण के लिए सड़कें बनाने के ठेके निजी कंपनियों या ठेकेदारों को भी दिए जाते हैं। दिल्ली में बिजली के वितरण का काम 2 निजी कंपनियों के हाथ में है, लेकिन सरकार को इन कंपनियों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे इन सुविधाओं को सस्ती कीमत पर सभी लोगों तक पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने में कोई कसर ना छोड़े। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जन सुविधाओं की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर ही होनी चाहिए, जबकि वह इन कामों को निजी कंपनियों के जरिए भी करवा सकती है? तो निजी कंपनियां क्या है, ज्यादा कीमत ले सकती है इन सुविधाओं के लिए, जिससे क्या है, आम आदमी की पहुंच से ये जन सुविधाएं बाहर हो सकती है। तो इसलिए सरकार को इन पर नजर रखनी चाहिए। थर्ड, अपने घर के पानी के बिल को देखें और पता लगाएं कि आपके इलाके में नगर पालिका जल की न्यूनतम कीमत क्या है। अगर आप ज्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं तो क्या उसकी दर भी बढ़ जाती है? तो ये विद्यार्थी जो है अपने आप देखेंगे अपने घर का बिल, पानी का भी और बिजली का भी, और तब इन चीजों का पता लगाएंगे। फिर पूछा है कि पानी के ज्यादा इस्तेमाल पर बढ़ी हुई दर से बिल वसूल करने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है? तो सरकार का क्या उद्देश्य है बच्चों? ताकि पानी का जो उपयोग हो वो सोच समझ कर किया जाए, पानी का संरक्षण किया जाए। फोर्थ, किसी वेतनभोगी कर्मचारी, अपना व्यवसाय, फैक्ट्री चलाने वाले व्यक्ति और एक दुकानदार से बात करके पता लगाएं कि लोग किस किस तरह के कर सरकार को चुकाते हैं। आय कर के रूप में, संपत्ति कर के रूप में, जल कर के रूप में, विद्युत कर के रूप में, बिक्री कर के रूप में, सिंचाई कर के रूप में। तो अनेकों कर है जो सरकार लोगों से लेती है। कम दूरी के लिए बसें ही सार्वजनिक परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। ज्यादातर कामकाजी लोग बसों में ही अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। तेज शहरीकरण के कारण बड़े शहरों में भी सार्वजनिक बस प्रणाली जरूरत के हिसाब से कम साबित होती जा रही है। क्यों हो रही है? आने जाने वालों की संख्या ज्यादा है और जो साधन है आने जाने के वह कम है। इस कमी को पूरा करने के लिए दिल्ली तथा अन्य महानगरों में सरकार ने मेट्रो रेल परियोजना के रूप में एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। दिल्ली में मेट्रो रेल के पहले खंड का निर्माण करने के लिए सरकारी बजट से 11,000 करोड़ रुपए का खर्च किया गया है। तो कई बार पूछा जाता है कि दिल्ली में मेट्रो रेल के पहले खंड का निर्माण करने के लिए सरकारी बजट कितना है? तो कितना है बच्चों? 11,000 करोड़ रुपए। कुछ लोगों का कहना है कि अगर सरकार सार्वजनिक बस प्रणाली में सुधार पर ध्यान देती तो इतने भारी खर्चे की जरूरत नहीं पड़ती और लोगों की जरूरतें भी पूरी हो जाती। आपको क्या लगता है? आपकी राय में देश के दूसरे भागों के लिए क्या हल ढूंढा जा सकता है? तो दूसरे भागों के लिए क्या हल ढूंढा जा सकता है? सार्वजनिक बस प्रणाली में सुधार किया जाए और सड़कों और परिवहन के साधनों में बढ़ोतरी की जाए। चेन्नई में पानी की आपूर्ति, क्या सबको पानी मिल रहा है? इसमें कोई शक नहीं कि जन सुविधाएं सभी को मुहैया होनी चाहिए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्थानों पर ऐसी सुविधाओं का भारी अभाव है। जैसे कि हमने शुरुआत में पढ़ा था कि चेन्नई में पानी की भारी कमी है। नगर पालिका की आपूर्ति से शहर की लगभग आधी जरूरत ही पूरी हो पाती है। कुछ इलाकों में नियमित पानी आता है, जबकि कुछ इलाकों में बहुत कम पानी आता है। जहां पानी का भंडारण किया गया है उसके आसपास के इलाकों में ज्यादा पानी आता है और जबकि दूर की बस्तियों में कम पानी ही मिलता है।
तो जलापूर्ति की जो कमी का बोझ है बच्चों, वह ज्यादातर गरीबों पर ही पड़ता है, जबकि मध्यम वर्ग तो क्या है, अगर पानी की आपूर्ति नहीं होती है उनको, तो वे लोग बाजार से इस पानी को खरीद लेते हैं। तो वे बोरवेल खोदकर या टैंकरों से अपने पानी की खरीद वे कर लेते हैं, या फिर बोतल बंद पानी खरीद कर भी अपना काम चला लेते हैं। इस पानी की उपलब्धता के अलावा कुछ ही लोगों को सुरक्षित पेयजल मिलता है बच्चों, और यह इस पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति कितना खर्च कर सकता है। धनी जो लोग होते हैं उसके पास पानी सुरक्षित पेयजल के ज्यादा विकल्प होते हैं, क्योंकि वे बोतल बंद पानी खरीद सकते हैं या फिर जल शोधक उपकरण खरीद सकते हैं, उनसे अपने पानी का इंतजाम वे कर सकते हैं। लेकिन जो गरीब लोग हैं वे इन सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि उनके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं होता है। तो इस तरह से सुरक्षित जल जो है वो अमीरों को ही उपलब्ध हो पाता है। किसानों से पानी छीनना। पानी की कमी ने अब कई जगह पर सरकारों ने क्या कर दिया है, निजी कंपनियों को पानी की आपूर्ति के लिए उतार दिया है। लोगों तक पानी पहुंचाने के लिए निजी कंपनियों को ठेके पानी के दे दिए गए हैं, ताकि वे लोगों तक पानी की आपूर्ति कर सके। बहुत सारी निजी कंपनियां शहर के आसपास के इलाकों से पानी खरीदकर शहरों में बेचती हैं। चेन्नई में मामंदूर, पालूर, कारुनघीजी जैसे कस्बों और शहर के उत्तर में स्थित गांव से पानी लाया जाता है। 13,000 से भी ज्यादा टैंकर इस काम में लगे हुए हैं। हर महीने पानी के व्यापारी किसानों को पेशगी रकम देते हैं। पेशगी रकम मतलब एडवांस में पैसा देते हैं, ताकि वे किसानों की जमीन से पानी निकाल सकें। इस तरह न केवल खेती का पानी छीन जाता है, बल्कि गांव के लिए पीने के पानी की आपूर्ति भी कम पड़ने लगती है। और नतीजा क्या है, सारे कस्बों और गांव में भूमिगत जल स्तर बहुत बुरी तरह गिर चुका है। तो निजी कंपनियां या निजी तरीके पर जो व्यवस्था की जाती है पानी की, उससे क्या हो रहा है, फायदे की अपेक्षा नुकसान ज्यादा बढ़ रहा है। अब इस पानी की आपूर्ति के लिए क्या विकल्प तलाशे जाएं? क्योंकि गर्मियों में तो पानी की आपूर्ति बहुत ही कम हो जाती है, तो इसके लिए सरकार क्या कर रही है, निजी कंपनियों को इस आपूर्ति के लिए उतार रही है। और ये कंपनियां अपने मुनाफे के लिए पानी बेचती हैं। पानी के इस्तेमाल में भी जबरदस्त गैर बराबरी दिखाई देती है। शहरी इलाकों में प्रति व्यक्ति लगभग 135 लीटर पानी प्रतिदिन मिलना चाहिए। पानी की यह मात्रा लगभग 7 बाल्टी के बराबर है। किसने की है यह तय? शहरी जल आयोग ने। लेकिन झुग्गी बस्तियों में लोगों को रोजाना प्रति व्यक्ति 20 लीटर पानी भी नहीं मिलता है। दूसरी तरफ जो आलीशान होटल है, वहां पर रहने वाले लोगों को हर रोज प्रति व्यक्ति 1600 लीटर, जो 80 बाल्टी के बराबर होता है, पानी मिलता है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो पानी की आपूर्ति है उसमें काफी असमानता है। तो यह असमानता बच्चों सरकार की नाकामयाबी मानी जाती है। अब सरकार इस असमानता को खत्म करने के लिए क्या कार्रवाई कर रही है? वह जलापूर्ति का काम किसको सौंप रही है? निजी कंपनियों को सौंप रही है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि निजी कंपनियां ज्यादा बेहतर काम कर सकती हैं। सरकार के इस कदम के तर्क में यहाँ पर कुछ विचार हैं जो हैं, पोर्तो एलेग्रे में सार्वजनिक जलापूर्ति का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि पोर्तो एलेग्रे में शिशु मृत्यु दर बहुत कम है। और उसका कारण क्या है? यहाँ पर लोगों को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराया जा रहा है और यहाँ पानी की औसत कीमत कम रखी गई है और गरीबों से केवल आधी कीमत ली जाती है। विभाग को जो भी फायदा होता है उसका इस्तेमाल जलापूर्ति में सुधार के लिए किया जाता है। जल विभाग का काम पारदर्शी है और विभाग को कौन सी योजना हाथ में लेनी चाहिए इस बारे में लोग मिलकर तय करते हैं। जनसभाओं में जनता प्रबंधकों का पक्ष सुनती है और जल विभाग की प्राथमिकताएं तय करने में वोट के जरिए फैसला करती है। जहां जलापूर्ति की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को सौंपी गई, ऐसे कुछ मामलों में पानी की कीमत में भारी इजाफा हुआ, जिस कारण लोगों के लिए पानी का खर्चा उठाना संभव नहीं रहा और वहां पर विशाल प्रदर्शन हुए। बोल्विया आदि में तो दंगे भी हुए,
जिसके दबाव में आकर सरकार को जलापूर्ति व्यवस्था निजी हाथों से छीन कर दोबारा अपने हाथों में लेनी पड़ी। भारत में सरकारी जल विभागों की सफलता के कई उदाहरण रहे हैं, लेकिन ये उदाहरण कम हैं। मुंबई का जलापूर्ति विभाग अपने खर्चों को पूरा करने के लिए जल शुल्क के जरिए पर्याप्त पैसा जुटा लेता है और हाल की रिपोर्ट से पता चलता है कि हैदराबाद में जल विभाग के दायरे में इजाफा हुआ है और उसकी आमदनी बढ़ी है। चेन्नई में जल विभाग ने वर्षा जल संचय के लिए कई योजनाएं शुरू की है ताकि भूमिगत जल स्तर में सुधार लाया जा सके। वहां पर पानी की ढुलाई और वितरण के लिए निजी कंपनियों की भी सेवाएं ली जा रही हैं, लेकिन पानी के टैंकरों की दर सरकार ही तय करती है और वही उन्हें काम करने की इजाजत भी देती है। और जो ये टैंकर उपलब्ध कराए जाते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट पर लगाए जाते हैं। तो निष्कर्ष क्या निकल कर आता है बच्चों कि जन सुविधाओं की व्यवस्था अगर सरकार ही करे तो वह व्यवस्था सबसे सफल व्यवस्था होती है। अब यहाँ पर ये 2 चित्र दिए गए हैं जो मुंबई की उपनगरीय रेलवे की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को दर्शाती हैं। यह दुनिया का सबसे घना यातायात मार्ग है। यह रेलवे हर रोज 65 लाख यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। 300 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबे नेटवर्क पर चलने वाली इन स्थानीय ट्रेनों के जरिए दूर दूर रहने वाले लोग भी शहर में काम ढूंढने आते हैं, लेकिन वे लोग शहर में नहीं रह सकते हैं क्योंकि शहर में रहन सहन पर काफी खर्चा होता है। स्वच्छता संबंधी सुविधाओं का विस्तार। हमारे लिए पाखाने शौचालय, उन्होंने हैरानी से कहा। यह वक्तव्य किसके हैं बच्चों? यह वक्तव्य महात्मा गांधी का है। यह उन्होंने राजकोट स्वच्छता समिति में 1896 में दिया। हम तो बाहर खुले में जाकर अपना काम निपटा लेते हैं, लैट्रिन तो तुम्हारे जैसे बड़े लोगों के लिए होती है। यह महात्मा गांधी का वक्तव्य है जिन्होंने गरीब लोगों के संबंध में ये वक्तव्य दिए हैं। पीने के साफ पानी के अलावा यह भी जरूरी है कि पानी से फैलने वाली बीमारियों को रोकने के लिए स्वच्छता का ध्यान रखा जाए। लेकिन भारत में स्वच्छता सुविधाओं का दायरा तो जलापूर्ति से भी छोटा है। 2001 के सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि भारत के 68% परिवारों के पास पेयजल की सुविधा उपलब्ध है, जबकि स्वच्छता सुविधा 36% परिवारों में ही उपलब्ध है। यहाँ भी ग्रामीण और शहरी इलाकों के गरीबों की स्थिति ज्यादा कमजोर दिखाई देती है। अब जो शौचालय की व्यवस्था है बच्चों, यह एक एनजीओ के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है। एक गैर सरकारी संगठन सुलभ इंटरनेशनल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है, जो पिछले 3 दशक से निम्न जाति निम्न आय वर्ग के लोगों के सामने मौजूद जो स्वच्छता का अभाव की समस्या है उससे निपटने के लिए कोशिश कर रहा है। इस संगठन ने 75,000 से ज्यादा सार्वजनिक शौचालय इकाइयां और 12 लाख से ज्यादा निजी शौचालय बनाए हैं, जिसे 1 करोड़ लोग इन सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। सुलभ की सुविधाओं का इस्तेमाल करने वाले ज्यादातर गरीब मेहनतकश वर्ग के लोग होते हैं। तो कई बार पूछा जाता है कि सुलभ इंटरनेशनल क्या है, तो यह क्या है बच्चों? एक गैर सरकारी संगठन है। सुलभ ने सरकारी पैसे से शौचालय इकाइयां बनाने के लिए नगर पालिकाओं या अन्य स्थानीय निकायों के साथ अनुबंध भी किए हैं। स्थानीय विभाग इन सेवाओं की स्थापना के लिए जमीन और पैसा मुहैया कराते हैं और रखरखाव के लिए जो लोग इनको प्रयोग करते हैं उनसे पैसा लिया जाता है। जैसे शहरों में शौचालय के इस्तेमाल पर 1 रुपया शुल्क लिया जाता है, जो कि नाम मात्र है। अब यहाँ पर इस चित्र में बिजली आपूर्ति को दिखाया गया है। 2001 की जनगणना के अनुसार 44% ग्रामीण घरों में बिजली पहुंच चुकी है, जिसका मतलब है लगभग 7 करोड़ 80 लाख परिवार अभी भी अंधेरे में हैं। अब है बच्चों निष्कर्ष, कंक्लूजन। जन सुविधाओं का संबंध हमारी बुनियादी जरूरतों से होता है और भारतीय संविधान में पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि अधिकारों को जीवन के अधिकार में शामिल किया गया है। इसलिए सरकार की अहम जिम्मेदारी बनती है
कि प्रत्येक व्यक्ति तक इन जन सुविधाओं को उपलब्ध करवाए। लेकिन बच्चों, आज तक इस पर संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है। आपूर्ति में अभी भी कमी है और वितरण में तो भारी असमानता दिखाई देती है। महानगरों और बड़े शहरों के मुकाबले कस्बों और गांवों में इन सुविधाओं की स्थिति और भी खराब है। संपन्न बस्तियों के मुकाबले गरीब बस्तियों में सेवाओं की स्थिति कमजोर है। इन सुविधाओं को निजी कंपनियों के हाथों में सौंप देने से समस्या हल होने वाली नहीं है। तो इस समस्या को हल करने के लिए सरकार को और उपयोगी कदम उठाने होंगे और लोगों को भी इन जन सुविधाओं को संरक्षित करना होगा। इन जन सुविधाओं के प्रति जागरूक होना होगा। अब हम करेंगे अभ्यास। आपको ऐसा क्यों लगता है कि दुनिया में निजी जल आपूर्ति के उदाहरण कम हैं? तो क्यों लगता है बच्चों? क्योंकि जो निजी कंपनियां हैं वो सिर्फ अपने लाभ के लिए काम करती है, आम लोगों के हित को अनदेखी करती हैं। तो इसलिए जो निजी जलापूर्ति के उदाहरण है वह बहुत ही कम है। नेक्स्ट है, क्या आपको लगता है कि चेन्नई में सबको पानी की सुविधा उपलब्ध है और वे पानी का खर्चा उठा सकते हैं? तो नहीं बच्चों, चेन्नई में सबको पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि अन्ना नगर में बाकी इलाकों की अपेक्षा पानी की आपूर्ति ठीक है, लेकिन मैलापुर, मणिपाकम या सैदापेट इनमें बहुत ही कम पानी की आपूर्ति होती है। मैलापुर और मणिपाकम के जो लोग हैं वो पानी बाजार से भी खरीद सकते हैं या जल शोधन उपकरण लगवा सकते हैं, लेकिन जो सैदापेट है या झुग्गी बस्तियां हैं वहां पर गरीब लोग हैं और वे बाजार से पानी नहीं खरीद सकते हैं। थर्ड, किसानों द्वारा चेन्नई के जल व्यापारियों को पानी बेचने से स्थानीय लोगों पर क्या असर पड़ रहा है? तो क्या असर पड़ रहा है बच्चों? स्थानीय लोगों को पीने के लिए पानी की आपूर्ति कम होती जा रही है और सिंचाई के लिए भी जल की आपूर्ति कम हो रही है, क्योंकि भूमिगत पानी के दोहन से यहाँ पर लोगों की समस्याएं बढ़ रही हैं। क्या आपको लगता है कि स्थानीय लोग भूमिगत पानी के इस दोहन का विरोध कर सकते हैं? क्या सरकार इस बारे में कुछ कर सकती है? हाँ, स्थानीय लोग भूमिगत पानी के इस दोहन का विरोध कर सकते हैं और सरकार इन जल व्यापारियों और जल बिक्री कर रहे किसानों दोनों के खिलाफ कदम उठा सकती है ताकि भूमिगत पानी के स्तर को कम होने से रोका जा सके। फोर्थ, ऐसा क्यों है कि ज्यादातर निजी अस्पताल और निजी स्कूल कस्बों या ग्रामीण इलाकों की बजाय बड़े शहरों में ही है? निजी संस्थाएं बच्चों अपने हित को ही देखा करती हैं, ना कि आम जन के हित को। तो जो ग्रामीण इलाके हैं या कस्बे हैं उनमें इनका मुनाफा कम होता है, तो इसलिए निजी अस्पताल और निजी स्कूल जहां ज्यादा जनसंख्या होती है, जहां इनको ज्यादा मुनाफा हो सके, वहां पर ही खोले जाते हैं। क्या आपको लगता है कि हमारे देश में जन सुविधाओं का वितरण पर्याप्त और निष्पक्ष है? नहीं, हमारे देश में जन सुविधाओं का वितरण ना तो पर्याप्त है और ना ही निष्पक्ष है। इस बात के समर्थन में आप एक उदाहरण दें तो हम अच्छी तरह से चेन्नई का उदाहरण दे सकते हैं, जहां पर झुग्गी बस्ती में शौचालय की भी व्यवस्था नहीं है और ना ही पानी की व्यवस्था है, जबकि अन्ना नगर में पानी की भी व्यवस्था है और शौचालय की भी व्यवस्था है, जो इस तर्क का समर्थन करती हैं। सिक्स्थ, अपने इलाके के पानी, बिजली आदि कुछ जन सुविधाओं को देखें, क्या उनमें सुधार की कोई गुंजाइश है? आपकी राय में क्या किया जाना चाहिए और इस तालिका को भरें। तो ये आप खुद करेंगे अपने इलाके की जन सुविधाओं को देखते हुए। सेवंथ, क्या आपके इलाके के सभी लोग उपरोक्त जन सुविधाओं का समान रूप से इस्तेमाल करते हैं? विस्तार से बताएं। तो ये भी आप खुद करेंगे कि आपके इलाके के लोग इन जन सुविधाओं का इस्तेमाल समान रूप से कर रहे हैं या नहीं। एट्थ, जनगणना के साथ साथ कुछ जन सुविधाओं के बारे में भी आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। अपने शिक्षक के साथ चर्चा करें कि जनगणना का काम कब और किस तरह किया जाता है। तो जनगणना का काम बच्चों प्रत्येक 10
वर्ष में किया जाता है, तो जो वर्तमान जनगणना हुई थी हमारी वह 2011 में की गई थी और अब कब की जानी है, 2021 में। लेकिन इसमें कुछ लेट हो सकता है बच्चों, क्यों? क्योंकि कोरोना महामारी के कारण। तो इसमें जो आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं बच्चों वो कौन से होते हैं? कुल जनसंख्या, स्त्री पुरुषों की संख्या, लिंगानुपात, साक्षरता, कामगार जनसंख्या और आश्रित जनसंख्या, लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति आदि आंकड़े जो है जनगणना में इकट्ठे किए जाते हैं। प्रश्न 9, हमारे देश में निजी शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान बड़े पैमाने पर खुलते जा रहे हैं। दूसरी तरफ सरकारी शिक्षा संस्थानों का महत्व कम होता जा रहा है। आपकी राय में इसका क्या असर हो सकता है? तो क्या असर हो सकता है बच्चों? धीरे धीरे सरकारी संस्थान बंद होते जा रहे हैं, जिससे निजी संस्थानों को मौका मिल रहा है। वे अपनी मनमानी करते जा रहे हैं, उनके लाभ बढ़ रहे हैं, उनके मुनाफे बढ़ रहे हैं। इसका असर क्या होगा? गरीब लोग शिक्षा से वंचित रह जाएंगे और शिक्षा व्यवस्था क्या हो जाएगी? महंगी होती जाएगी। तो उम्मीद है बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा और अब आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। थैंक्स।